स्वागत है बच्चों आपका फिर से हमारी कक्षा में। हम चर्चा कर रहे थे कक्षा 12 के इतिहास विषय पर, भारत के इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ। हमने अंत में यह जाना था कि किस तरह से दक्षिण के राज्य भी साम्राज्यवादी थे, वो भी एक बेहतरीन शासन व्यवस्था देने के लिए प्रतिबद्ध थे। इसलिए बहुत सी डायनेस्टी, बहुत से वंश आए और गए। चोल, पांड्या, चालुक्य, बहुत से ऐसे थे जिन्होंने न केवल भारत पर बल्कि श्रीलंका, जावा, सुमात्रा, मलेशिया और चीन तक अपने शासन के नमूने दिए। ऐसे हमें सबूत मिले हैं। चीन में उन्होंने अपने राजनयिक दूत, राजनीतिक रिश्ते स्थापित किए। देखिए, इसके बाद जैसे ही पांड्या के बाद, चोल के बाद पांड्या आए और पांड्याओं की कुछ गलत नीतियों की वजह से या फिर खिलजी के किसी गवर्नर की शक्तिशाली या दूरदृष्टिता की वजह से उनके साम्राज्य भी विघटित हो गए और उसके बाद एक नए साम्राज्य, एक नए राज्य का उदय हुआ। उसका नाम था विजयनगर। बच्चों, विजयनगर जैसे नाम से स्पष्ट है कि विजय का नगर यानी कि जीत का शहर। यह कई बार उजड़ा, कई बार बसा, बहुत सी डायनेस्टी, बहुत से वंश यहाँ पर आए और इसी क्रम में संगम वंश आया। संगम वंश में बहुत से आए और ज्यादा इसमें महत्वपूर्ण है राजा कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय, इनका जो मुख्य आदमी था वो था तेनालीराम। तेनालीराम की कहानियां, तेनालीराम के नाटक शायद ही कोई बच्चा हो जिसने कभी न सुने हो न देखे हो। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह से इनका राज्य बेहतरीन सुव्यवस्थित राज्य देने में सक्षम था। आज हम इसके बाद हमने जो पीछे पढ़ा उसके कुछ हाइलाइट्स और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो रह गए थे या जिन्हें जानना ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, इसी अध्याय में हमने सबसे पहले पढ़ा कि किस तरह से हमारा देश 16 महाजनपदों में विभाजित था। महाजनपद, जनपद जहां किसी के पैर पड़े हों, जनपदों से मिलकर महाजनपद का निर्माण हुआ। इन्हीं महाजनपदों पर शासन करने के लिए देश की बड़ी शक्तियां, बड़े शासक हमेशा आतुर रहते थे और इन सभी जो जनपद थे, महाजनपद थे, इनमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रभावशाली था मगध। मगध था आज के बिहार के कुछ क्षेत्र में, बिहार का क्षेत्र था, इसमें कुछ और क्षेत्र भी था और इसकी मुख्यतः राजधानी रही थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र के अलावा इसकी राजधानी रही थी राजगृह। क्यों था इतना महत्वपूर्ण? देखिए, सबसे पहले तो ये गंगा नदी बेसिन पर स्थित नदियों पर भूभाग था जो मैदानी था और कृषि हेतु तो अत्यंत उपयुक्त था। देखिए, कृषि होगी तो संसाधन होंगे, कृषि होगी तो अन्न की पैदावार होगी, कृषि होगी तो बेहतरीन व्यापार होगा और इसके साथ ही साथ उसे कुछ बंदरगाह यानी कि सी पोर्ट भी थे। ठीक है, और इन्हीं सी पोर्ट की वजह से उनका व्यापार जगह जगह पर होता था। इसके अलावा मगध में कुछ लोह खान भी थी, यानी कि लोहे को निकालने वाली खाने जहां से लोहे को प्राप्त किया जा सके। और लोहा शस्त्र बनाने में, हथियार बनाने में, बर्तन बनाने में जो अधिक मजबूत हो उपयुक्त रहता है। जहां पर हथियार होंगे उनका दबदबा होगा। इसलिए मगध हमेशा से ही सत्ता, तो जो पूरे भारत की जो शक्ति थी उसका केंद्र रहा था, वहीं से पूरे राज्य का संचालन होना तय था। अब इस जगह में बहुत से राजा आए, ठीक है, उसमें एक था नंद वंश। महापद्मानंद ने इसकी स्थापना की। देखिए, स्वयं महापद्मानंद काफी योग्य था, उसने बेहतरीन शासन व्यवस्था देने में मदद की, लेकिन उतनी उसकी व्यवस्था कामयाब नहीं रही। जैसे जैसे उसके आगे के वंश आते गए तो वो थोड़े आलसी होते गए। क्यों? अगर किसी व्यक्ति ने खुद मेहनत कर किसी राज्य की स्थापना की हो, किसी अच्छे राज्य को स्थापित करने में उसका जोर आया हो, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो उसके लिए समर्पित भी होगा। लेकिन
जब इसके वंश आगे बढ़े तो एक आया इसका महाधनानंद। महाधनानंद जो शासक था, बेसिकली वो आमोद प्रमोद में रहने लगा। उसको थोड़ा सा अहंकार हो गया कि इतना बड़ा साम्राज्य, इतनी ताकत, तो मेरा क्या बांका कर लेगा। जब राजा खुद आमोद प्रमोद में रहे, दारू पिए, शराब पिए, बुरे ऐब रखे, तो उसके नौकर भी, उसके जो अधिकारी हैं, उसके नीचे काम करने वाले पुलिस है, सेना है, वो भी भ्रष्ट हो जाएगी। तो भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर पहुंच गया था और इसका खामियाजा किससे भुगतना पड़ेगा? खामियाजा भुगतना पड़ेगा आम जनता को, प्रजा को। तो इससे कुछ लोगों को, कुछ चिंतनशील लोगों को, जो समाज की, परिवार की, मोहल्ले की चिंता करते हैं, देश की चिंता करते हैं और एक देश को बेहतरीन जगह, बेहतरीन स्टेट, एक पब्लिक वेलफेयर, एक लोक कल्याणकारी राज्य, जिस राज्य से लोगों का भला हो, ऐसा राज्य बनाने के बारे में सोचते हैं, उनको पीड़ा होती है। उस पीड़ा के लिए उस राज्य का सर्वनाश या उस राजा को खत्म करना, वो एक बेहतरीन सुयोग्य राजा को वहां पर बिठाना उचित है। तो बात होती है यहाँ पर महाधनानंद के राज दरबार की। इस राज दरबार में एक ब्राह्मण आया। ये ब्राह्मण कौन था? इसका नाम था ब्राह्मण का चाणक्य, विष्णुगुप्त, समुद्रगुप्त, चाणक्य, जो भी कह दें, ठीक है, कौटिल्य कह दे जाए। उसने धनानंद को कुछ कहा कि आपको इस तरह से बेहतरीन राज्य देने के लिए अग्रसर होना चाहिए या इसके लिए प्रयास करने चाहिए। एक दंभशाली, एक अहंकारी राजा को अगर उसके मुंह पर कचोड़ के रख दें, उसकी बेइज्जती कर दें, उसको कुछ अच्छी बात बता दें, तो उसकी ईगो हर्ट हो जाती है, उसके अहंकार को, उसके दंभ को चोट पहुंचती है। तो ये धनानंद ने कतई बर्दाश्त नहीं किया और उसकी शिखा को पकड़कर उसे महल से बाहर फेंकवा दिया। उस समय उन चाणक्य ने माफ कीजिए, एक प्रतिज्ञा ली कि जब तक इस धनानंद, इस नंद वंश को मैं खत्म न कर दूं, तब तक मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा, उनकी चोटी। इसी संदर्भ में चाणक्य एक बार जा रहा था तो उसने एक चंद्रगुप्त नाम के बालक को देखा। कौन था ये बालक? पता नहीं, शायद शूद्र, शायद क्षत्रिय, जो भी हो, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो इस बालक को देखकर उनके मन में सहसा ही विचार आया कि किस तरह से ये खेल खेल में बच्चों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उनको बता रहा है कि भाई तू ये काम कर, तू ये काम कर, और बेहतरीन साम्राज्य दे रहा है, एक चाणक्य जैसा गुरु। इसीलिए तो कहा गया ना कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय व निर्माण उसकी गोद में खेलते हैं, इसी गुरु के लिए कहा गया था। यही बात चाणक्य पर लागू हुई। उसने उस शिक्षा को ले जाकर एक यूनिवर्सिटी थी उस समय, विश्वविद्यालय तक्षशिला, जो उस समय था गांधार में, अफगानिस्तान, वहां पर जाकर इसको शिक्षित किया, बेहतरीन राजा बनाया। और अब तक इसने तैयारी कर दी थी धनानंद पर हमला करने की। लेकिन इसी संदर्भ में 327 ईस्वी पूर्व, ठीक है, सिकंदर नाम का एक यूनानी शासक, उसने कर दिया भारत पर हमला। उससे बेहतरीन के गुण सीखने के लिए चंद्रगुप्त की सेना में भर्ती हुआ, बेहतरीन युद्ध कौशल सीखा। उसके बाद उसने मगध पर हमला किया। तो तब तक सिकंदर अपने देश लौट चुका था। मगध पर हमला किया, लेकिन इसमें वो असफल रहा, क्योंकि उसके पास सेना नहीं थी और इतने बड़े साम्राज्य पर हमला करना संभवतः मूर्खता ही थी। तब उसने कुछ सेना को जुगाड़ करने के लिए सोचा। उसने पश्चिम में आकर पंजाब क्षेत्र में कुछ राज्यों को जीत लिया और उस सेना के माध्यम से उसने अपने कुछ पहाड़ी राजाओं के मित्रता करते हुए उनके सहयोग से मगध पर आक्रमण किया। और साल था 324 ईसा से पूर्व। इस समय तक आते आते उसने एक साम्राज्य की स्थापना कर ली थी। और इस साम्राज्य के बारे में अगर हम और बात करें तो उस समय का पहला शासक जिसने पूरे आर्यावर्त को, पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया। कुछ क्षेत्र रह गए होंगे संभवतः दक्षिण के कुछ राज्य, उसके अलावा पूरा भारत जो आज का है, इसके अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान का एक बड़ा हिस्सा, असम का हिस्सा और म्यांमार का हिस्सा, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने आधिपत्य में ला रखा था।
अब बच्चों इसके बाद क्या होता है कि उसके प्रधानमंत्री के रूप में स्वयं चाणक्य नियुक्त हो जाते हैं। चाणक्य एक दूरदर्शी, एक बेहतरीन कूटनीतिज्ञ है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र पुस्तक किसी इकोनॉमिक्स की, अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं थी। ये थी एक बेहतरीन राज्य को कैसे चलाया जाए, एक राजनीतिक पुस्तक थी। और इस पुस्तक के माध्यम से ही उन्होंने अपने राज्य को, अपनी नीतियों को चलाया। और इसी पुस्तक से हम जान सकते हैं कि उस समय का शासन कैसा रहा होगा। उसने पहली बार सेना और पुलिस को अलग अलग किया, क्योंकि सेना होती है समाज के लिए, माफ कीजिए, पुलिस होती है समाज के लिए, और सेना होती है बाहरी राज्यों, बाहरी आक्रमणकारियों से राज्य की सुरक्षा के लिए। इसलिए उन्होंने इसको अलग अलग किया। अब इसके बाद उसके पुत्र आए, वो भी योग्य थे। और इसका जो सबसे योग्य वंशज था वो था अशोक। देखिए बच्चों, जो अशोक था उसका वंशज, अशोक ने पूरे भारत, पूरे आर्यवर्त पर अपनी पताका लहराई। वो पताका जो चंद्रगुप्त भी नहीं लहरा सका था। लेकिन इस स्थिति में उसके जीवन में आएगा एक मोड़। वो मोड़ था कलिंग का युद्ध। क्या था ये कलिंग? ये कलिंग था उड़ीसा में स्थित एक राज्य है, एक राज्य जो हमेशा ही मौर्य साम्राज्य की आंख की किरकिरी बना हुआ था। कभी वो उसको जीत नहीं पाया। क्यों? क्योंकि कलिंग भी साहसी था। वहां पर भी योद्धा थे जिनमें अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए रक्त दौड़ रहा था। तो इसी क्रम में क्या हुआ कि कलिंग में युद्ध हुआ। दोनों तरफ के हजारों सैनिक, जिनकी पत्नियां, जिनके बच्चे, जिनके प्रियजन उनकी राह बटोर रहे थे कि वो घर पर आएंगे, उनको कुछ खाने को मिलेगा, उनकी राह ताक रहे थे, उनकी मौत हो गई, वो बेमौत मारे गए। और इस युद्ध के कारण अशोक का हृदय द्रवित हो गया। और इस चीज का वर्णन मिलता है हमें दो श्रीलंकाई बौद्ध ग्रंथ, दीपवंश व महावंश। उसमें बताया गया है कि किस तरह से वो इतना निर्दयी राजा था। उसने इतने हत्याएं की, इतने युद्ध लड़े, लेकिन अंत में वो द्रवित हो गया और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म वही धर्म जिसके नैतिक मूल्यों का कोई सानी नहीं है, वही बौद्ध धर्म जिसमें अहिंसा, शांति, सहिष्णुता जैसे नैतिक मूल्यों पर बल दिया गया है। और अशोक ने उसे अपनाया, ये प्रण किया कि आगे से कभी वो युद्ध नहीं करेगा। क्योंकि जैसे जैसे उसने कलिंग के युद्ध का हाल देखा, रोजाना उसका सेनापति आता, बताता कि आज कितने लोग मारे गए। उस रणभूमि, उस युद्ध भूमि जिसमें कीचड़ था, कीचड़ किसका? मांस और रक्त का, मिट्टी का नहीं। इतनी दुर्दशा देखी उन्होंने लोगों की, इतनी हत्याएं, इतनी मृत्यु देखी उसने। उसके द्रवित मन ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। लेकिन क्या ये सच था? क्या वो वास्तव में इतना क्रूर था? देखिए, दीपवंश व महावंश में कुछ शायद ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर लिखा है, क्योंकि वो ऐसा दिखाना चाह रहे हैं कि बौद्ध धर्म के नैतिक मूल्यों ने उसको इतना प्रभावित किया कि वो अचानक से बदल गया। हो सकता है वो पहले से बदला हुआ हो, ठीक है ना, हो सकता है उसने नया चाहते हुए युद्ध किया हो, जो भी हो। इसके बाद उसने अपने कुछ बच्चों को श्रीलंका, चीन में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा। देखिए बच्चों, इसके बाद कुछ लोग मानते हैं कि अशोक की राजनीतिक दशा दुर्बल होगी, क्योंकि उसने 84,000 बौद्ध मठों का निर्माण करवाया, बौद्ध भिक्षुओं को बहुत ज्यादा सुविधाएं दी, अपने राजकोष को उस पर खर्च कर दिया। इसलिए उसका राज्य अब नीचे आ चुका था। उसकी आर्थिक दशा, उसकी राजनीतिक दशा, उसकी डिप्लोमेसी, उसकी जो चतुरता होती वो नीचे आ चुकी थी। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि बौद्ध धर्म तो एक तरफ था, वो एक कुशल शासक भी था, उसने बेहतरीन शासन व्यवस्था को बनाए रखा था। इस बातों के प्रमाण हमारे पास मौजूद हैं। इसके बाद उसने जब बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेज दिया, उसके कुछ और भी आए, लेकिन अंत में उसका एक अत्यंत अयोग्य राजा, जिसको पैतृक राज्य मिला था, जिसको कदर नहीं थी कि क्या करें, उसकी हत्या करके पुष्यमित्र उसी का सेनापति राजा बना और शुंग वंश की नींव रखी।
इसी के साथ इतिहास का एक स्वर्णिम पृष्ठ खत्म हो गया। तो क्या था अशोक का मंत्र, क्या थे उसके धम? जी बिल्कुल, अशोक ने कुछ धमों की स्थापना की थी। वो थे अशोक के धर्म के कुछ नियम जो लगभग बौद्ध धर्म से प्रेरित थे। क्या था? असहिष्णुता खत्म करना, यानी सहिष्णुता रखना। सहन शक्ति होनी चाहिए बंदे में। ये नहीं कि थोड़ी सी किसी को आग लगा दी, भड़का दिया तो बंदे को आग ही लग जाए। सहन शक्ति, जीवों की हत्या न करना। उसने कुछ ऐसे फरमान निकाले थे जिसमें कुछ जानवर थे, लगभग 25, जिनको कभी भी नहीं मारा जा सकता, जो अवध्य हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे जानवर जिनको किसी त्योहार के मौके पर नहीं मारा जा सकता, क्योंकि उनकी बलि त्योहारों में ही देते थे। जीव दया रास्ते पर उन्होंने बहुत से नियमों को लागू किया। और ये सब हमें कहां से पता लगता है? ये सब हमें पता लगता है या तो दीपवंश महावंश ग्रंथों से, या फिर अशोक के कुछ महत्वपूर्ण शिलालेख। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है अशोक का इलाहाबाद या प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग स्तंभ। स्तंभ वही थे जिसमें उन्होंने अपनी गुणगाथा का, अपने द्वारा जारी की गई कुछ आदेशों को लिखवाया या खुदवाया था। इसके अलावा एक है अशोक स्तंभ, जो बना है सारनाथ में, जो कि आज भी भारत का राज चिन्ह है। 4 शेर, नीचे एक चक्र, इसमें 24 तीलियां, 24 घंटे चले रहने का प्रतीक। ठीक है बच्चों, ये था अशोक स्तंभ। इसके बाद आए गुप्त। गुप्तों की बात करें तो गुप्तों का समय भारत के इतिहासकार का स्वर्ण काल था। स्वर्ण काल एक साहित्य की दृष्टि से, स्वर्ण काल आर्किटेक्चर, जो हमारी वास्तुकला है उसकी दृष्टि से, इतने सुंदर मंदिर, इतने सुंदर कुएं बनवाए। हालांकि अशोक ने भी मठों का निर्माण करवाया था, या उन्होंने कुछ धर्मशालाएं बनाए, पानी का बंदोबस्त किया, ठीक है ना, राह पर चलने वाले राहगीरों को छाया देने के लिए वृक्षों का निर्माण करवाया। लेकिन अब इतनी बेहतरीन शासन व्यवस्था से गुप्त तो प्रेरित थे ही, तो इसलिए गुप्त वर्ग जो वंश था उसकी नींव पड़ी। और ये नींव कैसे पड़ी? ये नींव रखी थी श्रीगुप्त नाम के एक गुप्त शासक ने। अब श्रीगुप्त कौन था? क्या वो कोई राजा था? जी बिल्कुल नहीं। श्रीगुप्त को कुछ सेवा के बदले या किसी भी तरह से कुछ भूमि दी गई थी राज्य की तरफ से, उसके वेतन के रूप में, या किसी भी तरह से उस राज्य भूमि को उसने शुरू किया। और श्रीगुप्त ने गुप्त वंश को शुरू किया। उसके बाद उसके कुछ रुक गए, जैसे चंद्रगुप्त प्रथम, सौंदरगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद तृतीय, इस तरह से राजा हुए। उन्होंने भी अपने पूर्वजों की इस राज्य को अच्छी तरह से बढ़ाया, और उनका राज्य अब बहुत बड़ा हो चुका था। मुख्य राजधानी अब उत्तराखंड का केंद्र मगध न होकर उज्जैन आ चुका था। उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। मुख्यतः जो श्रीगुप्त था वो था हरियाणा के थानेश्वर से, माफ कीजिए थानेश्वर से नहीं, उज्जैन से था, ठीक है ना। उन्होंने अपनी पूरी डायनेस्टी का विस्तार किया, वंश का विस्तार किया। उन्होंने बहुत सी नहरें बनाई, सामाजिक कार्य किए। समुद्रगुप्त ने अपने नाम के कुछ सिक्के चलाए, जिसमें स्वर्णिम सिक्के भी थे। अश्वमेघ यज्ञ किया। अश्वमेघ यज्ञ क्या है? देखिए, कोई भी राजा सीधा युद्ध करेगा तो उसमें कितनी हानियां होगी। तो एक यज्ञ करके एक घोड़े को छोड़ देते थे कि जहां जहां घोड़ा जाएगा वो भूमि हमारी। अगर किसी को आपत्ति है तो घोड़े को बांध ले और युद्ध के लिए तैयार रहें। ये एक सरल तरीका है ताकि युद्ध ज्यादा ना करना पड़े, ठीक है। लोगों ने उसका आधिपत्य स्वीकार किया, कुछ अड़े भी, कुछ लड़ाइयां भी हुई। समुद्रगुप्त ने कुछ सिक्के चलाए, स्वर्णिम सिक्के, जिस पर उसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जिससे कि पता लगता है कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था और विद्वानों का आश्रयदाता भी था। इसके अलावा कुछ लेखक हैं जैसे सुश्रुत, चरक, नागभट्ट, धनंतरी,
इस तरह के कुछ खगोल शास्त्री और कुछ चिकित्सक थे जिन्होंने इतनी अच्छी पुस्तकें लिखी आयुर्वेद के ऊपर, जो कि आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। आज भी BA MS के बच्चे, मेडिकल के बच्चे इनकी पुस्तकों को पढ़ते हैं और आम लोगों को इसका लाभ देते हैं। आज भी विश्व भर के लोग इनकी बातों को मानते हैं। किस तरह से आज से 2000 साल पहले एक सुश्रुत नाम के आदमी ने, एक चिकित्सक ने पहली बार सर्जरी की थी। इतनी रोचक बात है ना, जब तक यूरोप के लोगों को कुछ पता ही नहीं था खान पीन का भी, इन्होंने कितनी एडवांस चीजें अपना ली थी। अब देखिए, इसके बाद उसके और राजा भी आए, लेकिन धीरे धीरे इनका राज्य भी कोलैप्स कर गया, खत्म हो गया। क्या कारण था उसका? उसका कारण था सामंतवाद। अब क्या था सामंतवाद? देखिए, पहले क्या होता था कि राजा कुछ लोगों को कुछ भूमि दे देते थे वेतन के रूप में या किसी भी तरह से, वो उस पर खेती करेंगे। अब उस पर खेती भी करेंगे, कृषि भी करेंगे, कुछ जमीनी लोगों को और को भी दे देंगे ठेके पर। फिर वो अपने इस धन के बदौलत कुछ सेना को खड़े कर लेंगे, जो होंगे तो उसके लेबर, उसके श्रमिक, लेकिन सेना का काम भी करेंगे। और ये धीरे धीरे कर देते हैं विद्रोह। इसी विद्रोह के कारण हमारा ब्रिटिश शासन आया और इसी के कारण वो भी खतरे में पड़ा। सामंत बड़ी ही बुरी चीज है सामंतवाद, ठीक है ना, क्योंकि इसमें लोक कल्याण से ज्यादा अपने हितों की धारणा ज्यादा होती है। सामंतवाद ने गुप्त साम्राज्य को खत्म किया। इसके बाद लंबे समय तक कोई शासन नहीं आया और इसके बाद एक साम्राज्य आया जिसका नाम था हर्ष। हर्ष आया 6वीं शताब्दी में। उस समय तक बौद्ध धर्म काफी प्रफुल्लित हो चुका था और बौद्ध धर्म के साथ साथ जो हिंदू धर्म था उसको भी संरक्षण देने के लिए शंकराचार्य जैसे कुछ गुरु उद्धरित हो चुके थे। तो देखिए, इसके बाद क्या आ रही है हमारे पास एक चीज कि हर्षवर्धन एक वर्धन वंश का बंदा, हरियाणा का थानेश्वर, यहाँ आज का थानेसर कहें, जो भी कहें, यहाँ के छोटी सी जगह के कुछ राजा, कुछ सामंत थे, ठीक है, जिन्होंने हूनों को टक्कर देने के लिए, उन्हें भारत में आने से रोकने के लिए बहुत ज्यादा यत्न किए, ठीक है ना बच्चों। तो इसके बाद की हम बात करेंगे हरियाणा के थानेश्वर से वो निकलकर उन्होंने अपनी एक पुत्री राजश्री का विवाह उज्जैन के एक राजा ग्रहवर्मन से कर दिया था। अब ग्रहवर्मन ने जगह जगह पर अपना वैर मोल ले लिया था। अब देखिए बच्चों, वैर मोल ले लिया तो किसी न किसी ने तो उसकी शान लेनी ही थी। तो इसी विषय में क्या हुआ कि मध्य प्रदेश के एक राजा, मालवा रीजन के एक राजा, मालवा जो आज के मध्य प्रदेश में स्थित है, वहां के राजा ने उज्जैन पर हमला कर दिया और ग्रहवर्मन, जो कि हर्षवर्धन का बहनोई था, उसकी हत्या कर दी। अब हत्या कर दी तो भाई का गुस्सा चरम सीमा पर, उसने अपने बड़े भाई को लेकर, राजवर्धन को लेकर ग्रहवर्मन पर हमला कर दिया। माफ कीजिए, उस पर हमला करने वाले पर हमला कर दिया। उसको अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। उस मालवा के राजा, उसका सहयोगी था बंगाल का राजा शशांक। अब इसकी बारी थी शशांक की। शशांक पर भी हमला किया गया, लेकिन उसने अपनी पुत्री का विवाह हर्षवर्धन के बड़े भाई राजवर्धन से करने का दिलासा दिया, ऐसा झांसा दिया। निहत्थे राजवर्धन को बंगाल में बुलाकर हत्या कर दी गई उसकी। और उसके बाद न चाहते हुए भी 1606 ईस्वी सम्राट हर्ष बना थानेसर का राजा और उसने अपनी बहन राजश्री को ढूंढना शुरू कर दिया, क्योंकि उस समय सती प्रथा अपने चरम पर थी। कहीं वो अपने पति के वियोग में सती न हो जाए, जैसा कि उसकी माता उसके पिता के वियोग में हुई थी, जो कि एक गंभीर बीमारी से मर गए थे, जिनका उनके राजवैद्य रसायन भी इलाज नहीं कर पाए थे।
तो उसी तरह उनकी बहन सती न हो जाए, इसके लिए उन्होंने सेना लेकर उसे ढूंढना प्रारंभ कर दिया। उसे ढूंढा। उनकी बहन राजश्री ने ये मन में ठान लिया था कि अब हर्षवर्धन को ही अपने राज्य का राजा बनाऊंगी, और कहीं ना कहीं वहां की प्रजा ने भी ये सोच लिया था कि राजा बनेगा तो हर्षवर्धन। तो इसी तरह न चाहते हुए भी 600 लगभग 11 तक ईस्वी तक हर्षवर्धन ने पूरे उज्जैन थानेश्वर की बागडोर संभाल ली थी, और इसके बाद शुरू हुआ राज्य विस्तार। हालांकि शुरुआत में हर्षवर्धन हिंदू था, हिंदू ही हमेशा रहा, लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर, एक नरम कॉर्नर उसका बुद्धिज्म की तरफ भी था। तो देखिए बच्चों, इसके बाद क्या हुआ, उसने अपने राज्य को एक्सपेंड करना शुरू किया, फैलाना शुरू किया, लेकिन जोश में होश को बैठा था। दक्षिण के चालुक्य से पंगा लिया और चालुक्य ने उसे हरा दिया। उसके बाद कभी भी उसने मुड़कर उस तरफ नहीं देखा। बहुत सी जगह पर उसने सभाएं आयोजित की, जिसमें से जो कन्नौज सभा थी वो प्रमुख थी। इसमें वो क्या करता था कि व्हाट्सएप, फेसबुक जैसा जमाना था नहीं, किताबें थी नहीं इतनी, तो कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर, धार्मिक मुद्दों पर, धार्मिक विचारों पर विचार, वाद विवाद करने के लिए बहुत से ब्राह्मणों, बौद्ध भिक्षुओं को आमंत्रित करता था और खुले दिल से दान करता था। ये होती थी आमतौर पर 5 वर्ष में एक बार। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद क्या हुआ कि चीन से एक यात्री आया, ह्वेंसांग। ह्वेंसांग था एक बुद्ध तीर्थ यात्री, जो कि बुद्ध धर्म से जुड़े हुए तथ्यों को एकत्रित करने के लिए, साहित्य को पढ़ने के लिए, वह बौद्ध धर्म को करीब से जानने के लिए भारत आया था, और उसको संरक्षण दिया था यहाँ की यूनिवर्सिटी ने। यहाँ की तक्षशिला, नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी में वो पढ़ा और उसने संस्कृत व पाली भाषा का अध्ययन किया, और उसके बाद उसने शुरू किया बुद्धिज्म पर रिसर्च, उस पर अनुसंधान। और इसी क्रम में वो गया असम, जहां पर हर्षवर्धन का मित्र, जिसने उसके बहनोई का राज्य उसे वापस दिलाने में मदद की थी, भास्कर, वो था। ठीक है ना। भास्कर के पास गया। हर्षवर्धन ने भास्कर को निमंत्रण भेजा कि ह्वेंसांग को भेज दीजिए, क्योंकि हर्षवर्धन था बौद्ध धर्म का अनुयायी। ठीक है बच्चों। हालांकि उसने स्वीकार किया नहीं किया, ऐसे प्रमाण हमारे पास नहीं है। तो हर्षवर्धन अब उसके पास जब संदेश भेजा भास्कर के पास, तो भास्कर ने बिल्कुल मना कर दिया कि अगर आएगा तो मेरा सिर आएगा, वरना बैठे रहो। तो हर्षवर्धन का क्रोध आसमान पर था, तो उसने कह दिया कि भाई साहब फिर भेज दीजिए। भास्कर डर गया, नहीं है तो कौन सट्टा है। तो बच्चों, भास्कर स्वयं ह्वेंसांग को लेकर प्रयाग सभा में पहुंच गया, लेकिन प्रयाग सभा में एक अजीब सा फरमान जारी कर दिया गया। क्या फरमान जारी किया गया कि ह्वेंसांग से कोई भी व्यक्ति वाद विवाद नहीं करेगा, उसकी बात को नहीं काटेगा। तो ऐसा ही हुआ, लेकिन इससे कुछ ब्राह्मण नाराज हो गए। तो उन्होंने हर्षवर्धन, जहां उसका प्रमुख मित्र ह्वेंसांग जहां पर रह रहा था, उस मकान को या उस टेंट को जलाने की कोशिश की। इससे ह्वेंसांग का मित्र हर्षवर्धन नाराज हो गया और उसने 500 ब्राह्मणों को मरवा दिया। लेकिन कुछ ग्रंथों में यह भी मिलता है कि उसने उनको मरवाया नहीं, बल्कि राज्य से निष्कासित कर दिया। खैर, जो भी हो, हमें इससे पता लगता है कि हर्षवर्धन का एक सॉफ्ट कॉर्नर बुद्धिज्म की तरफ या बुद्ध की तरफ था। अब इसके बाद बच्चों क्या हुआ कि उसका राज्य भी उसकी सामंतवादी प्रथाओं के कारण कोलैप्स कर गया। लेकिन अगर उसके राज्य की बात करें तो वो उसका प्रशासन चाहे तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन से प्रेरित था, लेकिन इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि स्वयं ह्वेंसांग ने खुद के साथ चोरी की घटनाएं होने के बारे में बताया था। एक ऐसा व्यक्ति जिसको पूरे सम्राट का संरक्षण प्राप्त है, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी सुरक्षा के पूरे बंदोबस्त किए गए हैं, अगर उसी के साथ इस तरह की चोरी डकैती की घटनाएं हो तो आम लोगों की
क्या स्थिति होगी। बिल्कुल। और इसी के साथ हमें हर्षवर्धन का जो राज्य था वो भी खत्म हुआ। इसके बाद दक्षिण की बात की हमने, किस तरह से चालुक्य आए। ठीक है बच्चों, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत के कुछ और राजवंशों के बारे में और कुछ और हमलों के बारे में। तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, बुक में से अच्छी तरह से पढ़िए। धन्यवाद।